सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी की तरफ। रात के 11:30 बज चुके थे और हम चारों दोस्त हॉस्टल से भागने के लिए अपने रूम से निकले। हम चुपचाप वार्डन की नज़रों से बचते बचाते हॉस्टल की दीवार तक पहुंच चुके थे। गेटकीपर भैया आपस में बात कर रहे थे और हम पेड़ के सपोर्ट से एक एक करके हॉस्टल की बाउंड्री से कूदने लगे। हमारे हॉस्टल और कॉलेज की दीवार आपस में जुड़ी हुई थी। हॉस्टल की दीवार कूदने पर हम कॉलेज में एंट्री कर चुके थे। हम चारों दोस्त दबे पांव छुपते छुपाते कॉलेज की बिल्डिंग में एंट्री कर चुके थे। समय रात के तकरीबन 12 बजे का था। धीरे धीरे हम उस हॉन्टेड क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी अफवाह पिछले 1 महीने से पूरे कॉलेज में फैली हुई थी, हर स्टूडेंट की ज़ुबान पर या फिर हर अध्यापक के ऊपर भी। बस उसी क्लासरूम के चर्चे थे। हम चारों एक दूसरे से खुसखुसाते हुए क्लासरूम के पास पहुँचे। ये वही क्लासरूम था जिसमें जाने से स्टूडेंट्स हिचकिचाने लगे थे और 1 से 1.5 महीने में ही ये क्लासरूम से हॉन्टेड क्लासरूम बन चुका था। हम चारों क्लासरूम के सामने खड़े थे। हम चारों के पास अपना अपना फ़ोन हाथ में था और एक पानी की बोतल और कुछ डिस्पोजल ग्लास भी थे। मेरे दोस्त ने हॉन्टेड क्लासरूम के दरवाजे की कुंडी को धीरे से खोलना शुरू करा जिससे कि वो ज़्यादा आवाज़ ना करे। दरवाज़ा खुलते ही एक हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया और हम भी बिना डरे बिना घबराहट के एटीट्यूड के साथ क्लासरूम में एक एक करके एंट्री करने लगे। अब हम चारों क्लासरूम में एंट्री कर चुके थे और बोर्ड के सामने खड़े थे। हमने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और एक एक करके सभी बेंच पर देखने लगे जो कि खाली थी ऑब्वियसली। हम चारों क्लासरूम में घूमने लगे और बोर्ड के कॉर्नर के पास भी टॉर्च लाइट मारी। हमें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब धीरे धीरे हम सभी पीछे की तरफ जाने लगे और क्लास के पीछे वाले कॉर्नर में जैसे ही मेरे दोस्त ने लाइट मारी, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार कुछ नहीं है। मेरे इतना बोलते ही वो बहुत डर गया और उसके हाथ से मोबाइल भी छूट गया और वो नीचे गिर गया। उसने घूरते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, क्या है यार, फालतू में डरा रहा है। मैं उसके इस रिएक्शन पर मुस्कुरा रहा था और बाकी दोनों दोस्त हमें धीरे बोलने के लिए कहने लगे। अब हम चारों बीच वाली रो के बेंचेस पर बैठ गए और डिस्पोजल ग्लास रखकर कोल्ड ड्रिंक डालने लगे। मैंने अपने मोबाइल में देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। हमने कोल्ड ड्रिंक पीते पीते एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करी और गप्पे मारते मारते 2:15 बज चुके थे। कोल्ड ड्रिंक भी ख़त्म हो चुकी थी। तभी अचानक से नरवीर ने ज़ोर से कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ नहीं है, सब अफवाह है, बस सब लोग बकवास करते रहते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। हम लोग उसकी बात काटते हुए कहने लगे, अबे चुप हो जाना, इतनी ज़ोर से मत बोल, कोई आ गया ना हम फंस जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना और बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, अगर तुझ में सच में दम है तो सामने आ, मैं नहीं डरता किसी से, तेरे जैसे बहुत देखी हैं और मैंने बहुतों को सीधा भी करा है। अब तेरी बारी है, सामने तो आ, फिर बताता हूँ तुझे। हम तीनों से चुप कराने में लगे थे। तभी वहाँ जोर जोर से हवा चलने लगी और बाहर बिजली भी कड़कने लगी। मौसम शाम से ही थोड़ा ख़राब सा था। कॉलेज में लगे पेड़ों से गुजरने वाली हवाएं हमारे कानों में साफ साफ आ रही थी। अचानक से क्लासरूम के बेंच भी थोड़े हिलने से लगे और वो थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। हम चारों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अचानक से चारों फ़ोन्स की लाइट बंद हो गई और हम चारों घबरा गए। क्लासरूम के सभी बेंच आपस में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें इधर से उधर धक्का मार रहा है। तभी बिजली कड़की और बिजली कड़कने पर आई रोशनी में एक परछाई हमें दिखी जो कि पंखे से उल्टी लटकी दिख रही थी। हम चारों बहुत घबरा गए और एक दूसरे का हाथ हमने कस के पकड़ लिया। मैं मन में सोच रहा था, हे भगवान बचा लो, कहाँ फंस गया। और मेरे ख्याल में बस एक ही चीज़ चल रही थी, क्यों ये फालतू की शर्त लगाई जिसमें मेरी जान की आफत आ गई। आज तो लगता है चारों ही मारे जाएंगे। अजीत सिंह राघव, अरुण राघव, नरवीर कुमार और मैं, हम चारों अच्छे दोस्त हैं जो बीटेक करने के लिए इस कॉलेज में आए थे। हम चारों ने
हॉस्टल में एक ही रूम अलॉट करवाया हुआ था। कॉलेज के पहले साल से अब तक हम चारों एक साथ ही रहते आए हैं। हम चारों को साथ में मस्ती करना, हंसते रहना बहुत पसंद था। हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स हमसे चिढ़ते थे, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही खेलते खेलते 3 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला और अब हम 4th ईयर में थे। आज कॉलेज के 4th ईयर का पहला दिन था और आज हम कॉलेज में सुपर सीनियर बन चुके थे। ये एक पॉजिटिव सी कॉन्फिडेंस वाली बात थी। आज के दिन कॉलेज में हमारा एटीट्यूड कुछ अलग ही था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉलेज में घूम रहे थे। तभी मेरी नज़र कॉरिडोर से आती हुई एक लड़की पर पड़ी जिसने ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ पहने थे, जो कि एक ऑफिशियल लुक दे रहे थे। शूज़ शायद नए से थे और उनका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पर पड़ा और मेरी नज़र उधर गई। उसने ऑलिव ग्रीन ट्राउज़र पहना हुआ था और उसका ट्राउज़र भी था, लेकिन काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश सा था, जो उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा था। ट्राउज़र के ऊपर उसने ब्लैक कलर का ब्लेज़र डाला था और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे, जो कि चेहरे को ढक रहे थे, तो मैं उसे साइड से ही देख पा रहा था। लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस हद से ज़्यादा इंप्रेसिव था। बिना चेहरे देखते ही मैं समझ गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगी। तभी वो कॉरिडोर में मुड़ी और हम चारों की तरफ आने लगी और हम भी उसी तरफ जा रहे थे। मेरे तीनों दोस्त आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो सामने से आ रही उस लड़की पर था। मैं थोड़ा धीरे हो गया और धीरे धीरे चलने लगा। उसके हमारी तरफ मुड़ने पर मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया और वो बेइंतहा खूबसूरत थी। गोरा रंग, मासूम सा चेहरा और ग्रीन कलर की आंखें। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और कुछ अजीब सा लेकिन खुशी वाला ये एहसास था। उसके हर कदम के साथ उसके बाल उछलते हुए उसके कंधों पर गिर रहे थे और वो मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी वो मेरे पास से गुजरी और उसने कुछ अलग सा ही परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। मैं वहीं रुक गया और मैंने गहरी सांस ली और फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके बालों में गोल्डन ब्राउन कलर की स्ट्रिप कराई हुई थी और उस बालों की स्ट्रेटनिंग भी। चलते चलते वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स की क्लास में चली गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। शायद उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था और उस समय मैं ये सब नहीं जानता था, बस मेरे दिल से लगातार देखने को कर रहा था। तभी दोस्तों की आवाज़ आई, कहाँ रह गया, आजा आजा। और मैं भी मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और लास्ट लेक्चर आ गया, लेकिन उस पहली झलक के बाद से अभी तक सिर्फ वही लड़की मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसे दोबारा देखने की एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर थी। लास्ट लेक्चर की बेल भी हो गई और मैं जल्दी से उठकर क्लासरूम के बाहर आ गया। मेरे तीनों दोस्त मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें अनसुना करते हुए भागता हुआ क्लासरूम के बाहर निकल गया और तभी क्लासरूम के दरवाजे के बाहर मैं किसी से टकरा गया। हे भगवान, ये वही लड़की थी। टकराने की वजह से उसकी कुछ बुक्स नीचे गिर गई थी और उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपनी किताबें उठाने के लिए वहाँ बैठी। मैं भी सॉरी बोलते हुए उसकी मदद करने लगा और मुस्कुराते हुए उसकी किताबें उसे पकड़ाने लगा। तब उसने अजीब सी शक्ल बनाते हुए थोड़ा सा रूडली थैंक यू बोला और आगे बढ़ गई, लेकिन मैं भी उसके पीछे चल दिया और उसे पीछे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ पूछना है। वाट? आई एम अजय एंड यू? अंजलि। फर्स्ट ईयर की हो? आई एम इन अ हरी, आई विल टॉक टू यू टुमारो, अदरवाइज आई विल मिस माय बस। ठीक है, सी यू टुमारो। वो मुस्कुराते हुए चली गई। कॉलेज की छुट्टी हो गई और हम हॉस्टल चले गए। शाम को टी ब्रेक के टाइम पर मैंने अपने दोस्तों को सब बताया और वो मुझे कंग्रेचुलेशंस बोलने लगे। मैंने बोला क्यों? तो वो बोले, फाइनली कोई लड़की तुझे पसंद तो आ गई। मैंने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये तो बस ऐसे ही। तो मेरे दोस्त बोले, अरे यार फाइनल ईयर है, फिर सब चले आएंगे, मिलना कभी नहीं होगा, उससे बात कर, नहीं तो हमेशा तेरे दिल और दिमाग में वही रहेगी, कल जाकर सीधा बात कर ले। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन मैं उसके इंतज़ार में था और सुबह आते ही मैं उसके सामने आ गया और हेलो बोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। मैंने पूछा, कैसी हो अंजलि? उसने कहा, एकदम बढ़िया। तब मैंने उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, एकदम बढ़िया। उसने थोड़ा अजीब से देखा और फिर हंसने लगी और बोली, फ्लर्टिंग। मैंने भी कहा, खूबसूरत चीज़ें फ्लर्टिंग के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए होती हैं। मेरे दोस्त ही मुझसे कुछ दूरी पर मेरे पीछे फर्स्ट ईयर के क्लासरूम के सामने खड़े थे और हम दोनों को दबी नज़रों से देख रहे थे।
देखने पर लग रहा था कि वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान हम दोनों पर ही था। उसने थोड़ा अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए आगे जाने के लिए बढ़ने लगी, तो मैंने उसे रोका नहीं क्योंकि उसका चेहरा अजीब सा हो गया था मेरी बात सुनकर। ऐसा पहली बार था जब मैं किसी लड़की से इस तरीके की बातें कर रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके के शब्द मेरे अंदर कहाँ से आ रहे थे। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला था। मेरे चारों दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, बस मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे लड़कियों के साथ रहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं था। लड़कियों से थोड़ा बचकर ही मैं रहता था, वैसे देखने में भी ठीक ठाक था। आगे बढ़ने के बाद नीचे मुकर के वो थोड़ा सा मुस्कुराई। मुझे पता नहीं लगा, बट मेरे दोस्तों ने उसे ऐसा करता देख लिया था। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो ये सुनकर मैं भी काफ़ी खुश हो गया, और मैं सोच रहा था अगर 2-3 दिन बात करने के बाद सब कुछ सही रहा तो मैं उसे प्रपोज करूँगा। शाम को कॉलेज की लास्ट लेक्चर की बेल बजी और मैं तेज़ी से क्लासरूम के बाहर निकला अंजलि से मिलने के लिए। वो भी क्लासरूम से निकल रही थी और उसके साथ 2 लड़कियां भी थी जो बातें करते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचे तो उनमें से एक लड़की ने कहा, थैंक यू मैडम। मैडम शब्द सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने अंजलि को रोका और पूछा, वो तुम्हें मैडम क्यों बोल रही है? आई एम योर इंग्लिश टीचर। ये कहते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मन ही मन बोल रहा था, ओह शिट, शी इज़ अ न्यू इंग्लिश टीचर। उसने कहा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट। मैंने सोचा अब तो उसकी तरफ से मेरे प्रपोजल का आंसर ना ही होगा, बाद में नहीं सुनने से अच्छा है अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से खींचते हुए सीढ़ियों के पास ले गया और वो भी आराम से आ गई। मैंने बोला, आई लाइक यू। मुझे पता है, आई लाइक यू टू, यू आर नाइस गाय। मैं झलझलाते हुए बोला, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब था आई लव यू। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला। कुछ पल वो वहाँ खड़ी रही और शायद मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी, पर मैं कुछ नहीं बोला तो वो चल दी। फिर वो बिना मुड़े चलती रही और मेरी आंखों से ओझल हो गई। अगले दिन मैंने फिर से उसे देखा तो आज वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी और दुख साफ साफ नज़र आ रहा था। मुझे लगा उसके दुखी होने का कारण मैं हूँ, क्योंकि मैंने उससे वो सब बोला, इसीलिए मुझे उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ही बहुत दुखी था, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाकर मैं उसके पास गया और बोला, मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हंसती मुस्कुराती हो, अच्छी लगती हो। वो मेरी बात काटते हुए बीच में ही बोली, नहीं यार, मैं तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, किसी और वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ बताओ ना, क्या पता मैं कुछ हेल्प कर दूँ। कुछ नहीं, बस। फिर वो वहाँ से तुरंत चली गई। मैंने भी उसे नहीं रोका और जाने दिया। अगले दिन मैं क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा था और अंजलि सामने से आ रही थी। वो आज ही बहुत परेशान दिख रही थी और आज तो कल से भी ज़्यादा। जब मेरे सामने से वो जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा, अंजलि, लेकिन वो मेरी आवाज़ ना सुनते हुए सर झुकाकर आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी वापस अपने क्लासरूम में आकर बैठ गया और 1 बजे जब कॉलेज का लंच ब्रेक हुआ तो सभी स्टूडेंट्स कैंटीन और गार्डन में जाकर बैठ गए। लंच टाइम में सभी क्लासरूम खाली ही हो जाते हैं। 1:30 बजे जब लंच खत्म हुआ तो सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में जाने लगे। उसी समय एक लड़की जो कि फर्स्ट ईयर की थी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जब बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे तो वो भी चिल्लाने लगे। क्लासरूम के दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और जब तक मैं और मेरे दोस्त वहाँ पहुँचे तब तक सभी टीचर्स और प्रिंसिपल और डीन तक भी वहाँ पर खड़े थे। कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से सभी टीचर्स ने स्टूडेंट्स को दूर भेजने के लिए कहा। हम चारों भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और बाद में पता चला कि अंजलि ने फांसी लगा ली है। मैं थोड़ा घबरा गया था और सोच रहा था शायद मैं उसे ये सब करने से रोक सकता था। अंजलि की सुसाइड करे हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने लंच टाइम के बाद डायरेक्टर को शिकायत करी कि हमें क्लासरूम की खिड़की के पास से जाते समय किसी के इंग्लिश पढ़ने की आवाज़ आती है। वो लंच टाइम था, इसीलिए हमने क्लासरूम में आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। डायरेक्टर सर ने उन स्टूडेंट्स को ये कहकर वापस भेज दिया कि ये तुम लोगों का वहम है और कॉलेज में फालतू की अफवाह मत फैलाओ। मैं भी डायरेक्टर सर की बातों के साथ था। किसी के मरने के बाद उसके बारे में गलत बातें करना अच्छा नहीं होता और अंजलि तो सबसे अलग थी। मैं उसके बारे में ये सब नहीं सुनना चाहता था। अब अंजलि को सुसाइड करे 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका था
और कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लगभग सभी स्टूडेंट्स ने वही कंप्लेंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर को करी थी कि कॉलेज के उस क्लासरूम में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब हरकतें होती रहती हैं। और आज शाम को भी हॉस्टल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यही बात कर रहे थे। मैंने और मेरे दोस्तों ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने हमें वहाँ जाने के लिए कहा, तो मैं भी मान गया और कहा मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अंजलि का कोई भूत नहीं है। मेरे दोस्त ही मेरे साथ चलने को तैयार हो गए और अब हम सब आज रात में ही फर्स्ट ईयर के उस क्लासरूम में जाने का मन बना चुके थे, जो कि शायद मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। रात होने पर हम चारों कॉलेज के फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में जाने के लिए तैयार हो गए। ये सब सोचते सोचते जब बिजली कड़कती तो उसकी रोशनी में वो परछाई हमारे करीब आ रही थी और धीरे धीरे करके वो इतना करीब आ चुकी थी कि हम सब उसका चेहरा साफ साफ देख सकते थे। वो अंजलि थी। हम चारों के रोंगटे खड़े थे, हमारे हाथ डर से कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था और अंजलि का चेहरा हमारे चेहरे के बिल्कुल सामने था। जब जब बिजली चमकती हम उसकी लाल आंखें देखते और वो उदास चेहरा साफ साफ दिख रहा था। तभी अचानक से अंजलि ने मुंह खोलकर जोर से चीख मारी। उसके दांत साइज में कुछ बड़े लग रहे थे और चेहरा भी बहुत भयानक सा दिख रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी जोर से थी कि हम चारों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और पता नहीं कब डर से या किसी और कारण से हम चारों बेहोश हो गए। सुबह जब हमारी आंख खुली तो गार्ड भैया हम लोगों के चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे और फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भी वहीं खड़े थे। हमें होश आया और हम उठकर खड़े हो गए। तभी सब लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन हम चारों बिल्कुल चुपचाप थे। किसी का जवाब दिए बिना मुंह नीचे करके हम वहाँ से सीधा हॉस्टल में चले गए और अपने रूम के अंदर जाकर रूम लॉक करके इधर उधर जिसे जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। दोपहर को 12 बजे के आसपास किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अजीत ने दरवाज़ा खोला तो हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर सामने थे। वो बिना कुछ कहे सीधा अंदर आ गए। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और हमारे सामने आकर बैठ गए। डायरेक्टर सर ने हमसे पूछा कि क्या हुआ और हम बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उन्होंने फिर से दबाव देते हुए पूछा तो हमने उन्हें सारी बात बता दी। डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर ने हमें ये बात किसी से ना कहने के लिए कहा और हम भी मान गए। उसी दिन से फर्स्ट ईयर के उस क्लासरूम को ताला लगाकर बंद कर दिया गया और उसके बाद से हमारे अंदर भी उस क्लासरूम के आसपास जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ टाइम के बाद हमारा 4th ईयर भी कंप्लीट हो गया और हम वहाँ से चले गए। पर 4th ईयर में हमारे साथ ये जो घटना वहाँ पर घटी, ये शायद ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। सरिता तैयार होकर रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। स्कूल जाने का समय हो चुका था, लेकिन रिक्शा चालक अभी तक आया नहीं था। सरिता का स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर था। सरिता जहाँ पर रहती थी वो एक थोड़ी वीरान सी जगह थी। वहाँ पर दिन में भी अकेले निकलने में डर लगता था। सरिता के पापा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हुआ था और उनके नाम से जो मकान अलॉट हुआ था वो उसी वीरान जगह पर था। वहाँ पर रिक्शा छोड़कर कोई वाहन नहीं चलता था। ट्रांसफ़र के बाद जब स्कूल की बात चली तो पता चला कि इलाहाबाद में 2 ही स्कूल थे जिसमें ट्रांसफ़र वाले बच्चे अपना नाम आसानी से लिखवा सकते थे, क्रॉसफट और आर्य कन्या। किसी भी महीने में कोई आए उसका नाम लिख जाता था। सरिता का नाम आर्य कन्या गर्ल्स स्कूल में लिखाया गया क्योंकि सरिता के पापा को हिंदी माध्यम के स्कूल ही पसंद थे। चूँकि स्कूल घर से काफ़ी दूर था तो अब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सरिता स्कूल जाएगी कैसे। सरिता के पापा के ऑफिस में एक सरदार जी काम करते थे। उनके पास कुछ रिक्शे थे जिसको वो किराए पर चलवाते थे। जब उन्हें पता चला कि साहब जी की बच्ची को स्कूल जाने के लिए रिक्शे की ज़रूरत है तो सरदार जी ने रिक्शे की व्यवस्था करवा दी। अब सरिता रिक्शे से स्कूल आने जाने लगी। सुबह 7 बजे निकलती और शाम को 5 बजे वापस घर आती। कुछ दिनों से सरिता का रिक्शा वाला देर से आने लगा था। जब उसने पूछा तो वो बोला, बिटिया जो रिक्शा संघ का मुखिया है उसे रिक्शा मालिक से शिकायत है कि हम लोगों की मजदूरी बढ़ाई जाए, इसीलिए रिक्शा संघ हड़ताल करना चाहती है। इसी विषय पर मीटिंग होती है इसलिए देर हो जाती है। एक दिन सभी रिक्शा चालकों ने सुबह लड़कियों को स्कूल पहुंचाकर हड़ताल कर दी। अब समस्या यह आई कि लड़कियां घर कैसे जाएंगी। स्कूल की छुट्टी कर दी गई और ये ऐलान कर दिया गया कि रिक्शा वालों ने हड़ताल कर दी है। जो लड़कियां रिक्शा से जाती हैं वे अपनी व्यवस्था करें और जल्दी घर जाएं। घर पर सूचना देने की कोई व्यवस्था थी नहीं।
दिन के करीब 11 बज रहे थे और सरिता ने देखा कि कुछ लड़कियां इकट्ठा होकर आपस में बात कर रही हैं। सरिता ने उनसे पूछा कि आप लोग किधर जाएंगी, तो उन लोगों ने बोला हम लोग मीरापुर की तरफ जाएंगे। सरिता ने आश्चर्य से बोला, इतनी दूर पैदल? उसी ग्रुप में इंजीनियर साहब की 2 बेटियां थी जिनको सरिता अक्सर स्कूल आते जाते देखती थी। सरिता के आश्चर्य दिखाने पर उन्होंने बोला, क्या यहीं पर शाम तक रहने का इरादा है? उन्होंने सरिता को छोटे रास्ते चलने का सुझाव दिया। सरिता ने पूछा, आप उस रास्ते से पहले गई हैं या नहीं? तो लड़कियां बोली, हम खुद तो नहीं गए, पर हमने उस रास्ते के बारे में सुना बहुत है। दोनों बहनों ने कहा कि हम लोग जैसे कहेंगे वैसे ही तुम लोग को चलना होगा, कोई मनमानी नहीं। उन्होंने सबको एक कतार में चलने को बोला। ग्रुप की सभी लड़कियां उन बहनों के अनुसार चलने लगी। लड़कियों के साथ सरिता का बुरा हाल हो रहा था। गर्मी की दोपहरिया, सूर्य देवता बिल्कुल सर के ऊपर और शरीर पसीने से भीगा हुआ और प्यास भी चरम पर। सरिता के लिए रास्ता नया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो छूट गई तो कहाँ जाएगी। कोई इंसान दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा था। एक जगह 4 दीवारी के पास आकर दोनों बहनें रुक गई और वहां पर 4 दीवारी से अंदर जाने के लिए ईंट से जिगजैग रास्ता बना था, जिससे कि एक एक करके वो अंदर जाया करती थी। दूसरी तरफ था कब्रिस्तान। सभी लड़कियों ने उस दरवाजे को एक एक करके पार किया और एक साथ आगे बढ़ी, क्योंकि यही निर्देश थे दोनों बहनों के। जब सभी लड़कियां अंदर आ गई तभी एक लड़की बहुत जोर से चीखी और थरथर कांपने लगी। सबने पलटकर उसके देखने की दिशा की तरफ ध्यान दिया तो वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। उन लोगों से कुछ दूरी पर एक मकबरे पर 3-4 कंकाल जैसा कुछ बैठा हुआ लग रहा था, जो कि हिल भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कंकाल आपस में बात कर रहे हों। उनमें से एक ने शायद चीख सुनने की आवाज़ सुन ली थी और कूदकर वो लड़कियों की दिशा में आने लगा। सभी लड़कियां बुत बनकर खड़ी हो गई। सरिता की माँ ने अपने सही बच्चों को लोहे की अंगूठी पहना रखी थी। उनका कहना था कि यदि आप इस तरह की परिस्थिति में पड़ जाओ और डर लगने लगे तो ये लोहे की अंगूठी आपकी रक्षा करेगी और आप बजरंग बली का नाम लेने लगो, हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, डर अपने आप भाग जाएगा। सरिता ने अपनी माँ की बात को याद करते हुए सभी लड़कियों से कहा कि वे बजरंग बली का नाम लें और जिधर से आए हैं इधर से ही बाहर निकलें। वो कंकाल लड़कियों की तरफ चला आ रहा था। सभी लड़कियां बजरंग बली का नाम लेते हुए और कांपते हुए लकड़ी को पकड़कर बाहर निकल गई और सड़क पर ही दौड़ने लगी। सड़क पर दौड़ते हुए सरिता को अचानक याद आया कि वो माँ के साथ इधर आई है, इधर कोई मंदिर है। सरिता के पूछने पर लड़कियों ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, कल्याणी देवी मंदिर। सरिता ने सभी को उसी मंदिर में चलने को कहा और 5 बजे तक मंदिर परिसर में रहने का सुझाव दिया। उसने कहा कि अकेले जाने के बजाय जब पास वाले लड़कों के 2 इंटरमीडिएट स्कूल की छुट्टी 5 बजे होगी तो हम लोग भी भीड़ में निकल जाएंगे। माँ के साथ आने वाले रास्ते को पहचान कर सरिता जान गई थी कि वहाँ से उसका घर पास ही था। 5 बजे तब बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई तो लड़कियाँ भी मंदिर परिसर से निकलकर अपने अपने घर की तरफ निकल गई। उसके बाद सरिता कभी भी उस रास्ते से नहीं गई। बाद में सरिता की माँ ने बताया कि उस जगह का नाम मल्लापुर है और कहा जाता है कि वो जगह पहले कब्रिस्तान थी जहाँ पर डाकू वगैरह रहा करते थे। देश की आज़ादी के बाद से वहाँ पर सरकारी कॉलोनी बनाकर रिफ्यूजी लोगों को बसाया गया था। गर्मी की वो दोपहरिया याद करके अभी भी सरिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि उनकी कृपा से उस दिन वो बच गई। लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज में आज पंकज प्रसाद जी का पहला दिन है बतौर अध्यापक। यहाँ पर उन्हें अंग्रेजी पढ़ानी है। 5 दिन पहले ही अभी उनका यहाँ पर तबादला हुआ है। इससे पहले वे देहरादून के एक नामी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते थे। 25 जनवरी 1996 आज पंकज जी इस विद्यालय में बतौर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन आज स्कूल में कल यानी 26 जनवरी की तैयारी करवाने के लिए सभी अध्यापक और अध्यापिका देर तक रुके हुए थे। फिर उसके बाद पंकज जी भी उनके साथ ही रुककर सभी तैयारियां करते गए। इसी में शाम के 6 बज गए। जनवरी का महीना था, इसीलिए 6 बजे ही अच्छा अंधेरा भी हो गया था। और उसके बाद सभी टीचर स्कूल बस में जाने के लिए बैठ गए। तभी एक टीचर ने कहा कि
सर आप भी बैठ जाओ इसी बस में, कल सुबह आ जाना, आपका घर जहाँ है वहीं से बस निकलेगी। लेकिन पंकज जी ने कहा, नहीं सर मैं स्कूटर लेकर आया हूँ, चला जाऊँगा। इतना कहकर पंकज जी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी थोड़ी देर में बस वहाँ से चली आती है और बस के जाते ही थोड़ी देर में स्कूटर भी स्टार्ट हो जाता है। ठंड का मौसम था, इस वजह से स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, पर शुक्र है स्टार्ट तो हुआ। पंकज जी अभी थोड़ा ही आगे निकले थे कि तभी एक आदमी पंकज जी के पास आया और बोला, अरे सर मुझे छोड़ देना आगे, मैं भी इधर तरफ जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम था इसलिए बस में नहीं जा पाया। वो सर मेरा नाम मुकेश त्रिवेदी है, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अब मेरी भी ड्यूटी खत्म हो गई है तो मुझे भी घर जाना है, आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ले चलो। उस आदमी की बात सुनकर फिर पंकज जी ने सोचा, वैसे भी रात हो गई है, 2 जने रहेंगे, बात बात करते हुए निकल जाएंगे। पंकज जी का घर यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। पंकज जी और मुकेश दोनों बात कर रहे थे और स्कूटर भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। रास्ते में एक जंगल ही पड़ता है और आमतौर पर इस जंगल से यातायात चलता रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये दोनों जंगल में थोड़ी दूर पहुंच गए होंगे, तब पंकज जी ने देखा एक सुंदर सी लड़की जंगल के किनारे बैठी हुई रो रही थी और हेल्प मांग रही थी। लेकिन पंकज जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार से चल रहे थे। तभी पंकज जी मुकेश से बोले, मुकेश हमने गलती तो नहीं करी, क्या पता उसे ज़रूरत हो और हमें मदद करनी चाहिए हो। फिर मुकेश ने कहा, पता नहीं सर, शायद सही कह रहे हो आप। पंकज जी और मुकेश दोनों यही सोच रहे थे कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं करी। ये दोनों उसके बाद लगभग 500 मीटर आगे आए होंगे, तभी पंकज जी के स्कूटर की लाइट आगे पड़ी तो अब की बार पंकज जी की धड़कनें तेज हो गई। पंकज जी तुरंत बोले, मुकेश देखो, ये तो वही लड़की है ना जो अभी वहां पर थी, ये भी वही बात दोहरा रही है, हेल्प मी हेल्प मी। लेकिन इस बार पंकज जी ने गाड़ी और तेज कर दी। इसके बाद पंकज जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने गाड़ी नहीं रोकी। वो दोनों यही बात करते हुए सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की हमसे पीछे मिली थी इतनी जल्दी स्कूटर से पहले भी आगे आ गई हो, वो भी बिना किसी को दिखे। फिर उसके बाद कुछ ही दूरी पर जब ये लोग आगे बढ़े तब पंकज जी ने देखा स्कूटर बहुत भारी भारी से चल रहा था और कुछ घसीटने की आवाज सी आ रही थी। पंकज जी घबराए और पीछे देखा तो पंकज जी के होश उड़ गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनका खून जम गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि जो मुकेश उनके साथ बैठा हुआ था उसके पैर बड़ी दूर तक फैले हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो चुका था। ये देखकर पंकज जी की तो मानो सांसें रुक गई और फिर उसके बाद मुकेश ने बहुत भयानक आवाज में पंकज से कहा, सर जी अंग्रेजी पढ़ाने आए हो यहाँ पर तुम? फिर पंकज जी ने डरते हुए कहा, हाँ तो फिर मरना होगा। पंकज इतना सुनते ही अपना स्कूटर छोड़ा और वहां से भागने लगे। पंकज जी के अंदर जितनी भी जान थी वो उतनी लगाकर जंगल के रास्ते में भाग रहे थे। उस समय रास्ते से गाड़ियां चल तो रही थी, लेकिन मानो पंकज जी उन पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे और पंकज जी रोते हुए चिल्लाते हुए बस भाग रहे थे और ये बोल रहे थे, बचाओ। पंकज जी भागे जा रहे थे कि तभी पंकज को आगे से किसी ने थाम लिया। फिर उसके बाद पंकज जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो ये वही लड़की थी जो कि अभी पीछे बैठे तब से रो रही थी। पंकज जी ने तुरंत उसे पहचान लिया और उस लड़की ने तभी पंकज जी से बोला, सर हेल्प मी प्लीज। पंकज जी की तो डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और फिर उसके बाद पंकज जी जोर जोर से रोने लगे और बोले, कौन हो तुम, क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? पंकज जी ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने पंकज को बहुत जोर से पकड़ लिया और उसी भयानक आवाज में बोला, सर जी मरना तो तुमको पड़ेगा। फिर पंकज जी रोते हुए बोले, आखिर क्यों मारना चाहते हो तुम, मैंने क्या कहा तुम लोगों का? फिर उसी भारी भरकम आवाज में मुकेश ने कहा, जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा, इसीलिए आज तू भी मरेगा। पंकज जी तो पहले से डरे हुए थे
फिर भी घबराते हुए बोले, आपकी जगह? हाँ, मेरी जगह। मैं पहले उसी राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता था और अब जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा। उसके बाद मुकेश कुछ बताने लगा। मैं रोज सुबह सही समय पर विद्यालय जाता था और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाता था। सही बच्चे और बच्चों के माता पिता मेरा बहुत सम्मान करते थे। तभी कुछ दिनों बाद खबर आई कि अब मुकेश त्रिवेदी जी का प्रमोशन हो जाएगा। त्रिवेदी जी को विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। ये खबर सुनकर मैं भी खुश था और सभी बच्चे भी खुश थे। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र त्यागी खुश नहीं थे और उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे कक्ष में मिलो। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे सही बच्चे अपने घर चले गए और सभी टीचर स्कूल बस में निकल गए। उसके बाद मैं त्यागी सर के कक्ष में गया तो बोले, आओ, कल से तुम स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे, तुम मेरी जगह ले लोगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी प्रिंसिपल को हटाकर स्कूल में किसी और को बनाया गया हो और उस प्रिंसिपल को उसके नीचे काम करना पड़ रहा हो। चलो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ। बहुत सी जिम्मेदारी आएंगी तुम पर इस विद्यालय के लिए। ये कहकर त्यागी जी ने मुझे अपने साथ छत पर बुला लिया और फिर मैंने कहा, सर मेरी बहन बाहर है, वो भी घर नहीं गई है, मेरे साथ ही जाएगी। इसी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती है। फिर सर ने कहा, चले जाना, आ जाओ। हम छत पर ही किनारे खड़े बात कर रहे थे, तभी त्यागी जी ने मुझे जोर से पकड़ा और कहा, मेरी जगह लेगा? इतना बोलकर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और विद्यालय 4 मंजिल का था। नीचे मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी सड़क पर और मैं सीधा सड़क पर ही गिरा। मेरी बहन मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और मुझे जैसे तैसे पकड़कर सड़क पर ले आई और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला या आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा था। मेरी बहन बहुत मुश्किल से मुझे उठाकर ले जा रही थी और वो जंगल वाली रोड पर किनारे मुझे लिटाकर सबसे लिफ्ट मांगने लगी और सबसे बोल रही थी, हेल्प मी, पर कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं था। तभी अचानक एक गाड़ी वाला हमारे पास आकर रुका और मेरी बहन ने सोचा ये मदद करेगा, लेकिन ये और कोई नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल त्यागी था। फिर उसके बाद मेरी बहन ने उससे कहा, सर भैया को चोट लगी है, प्लीज मदद कर दो। लेकिन त्यागी जी बाहर निकले और लगातार मेरी बहन पर चाकू के वार शुरू कर दिए। वो तब तक नहीं रुके जब तक मेरी बहन ने दम नहीं तोड़ दिया। तो बस तब से ही अब जो मेरी जगह लेता है मैं उसको मार देता हूँ। हमने पहले प्रिंसिपल त्यागी को मारा और जितने भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने आए एक एक करके सबको मार डाला। अब तेरी बारी है। गहरे सदमे में बेहोशी की हालत में पंकज इसकी बात सुन रहा था। तभी वो लड़की फिर बोली, सर हेल्प मी। इतना बोलकर उसने पंकज का पूरा शरीर नोच लिया और लगातार पंकज को वो लोग घसीटते हुए पूरे जंगल में ले जाने लगे और पंकज जोर जोर से चिल्ला रहा था और बस यही बोल रहा था, बचाओ। पर पंकज को बचाने वाला वहां कोई नहीं था। पंकज बेहद दर्द से तड़प रहा था और तड़प तड़प के ही उसकी जान चली गई। अगले दिन यानी 26 जनवरी को यूपी पुलिस को उसी जंगल वाली सड़क के किनारे पंकज प्रसाद की लाश काफी बुरी हालत में मिली। कहते हैं आज भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की जरूरत है। अगर कोई अध्यापक आता है तो 4 या 5 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है और वो चौकीदार आज भी वहीं स्कूल के बाहर से मिल जाता है नए अंग्रेजी अध्यापक को। शमशान, कहते हैं ये वो जगह है जहां पर अनेक नकारात्मक शक्तियां रहती है, जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच चंडाल चुड़ैल डायन आदि बोलते हैं। लेकिन मैंने कभी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, कभी इनके होने का मुझे एहसास तक नहीं हुआ, जबकि मैं सालों से
शमशान में ही रह रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही शमशान में लाश जलाने का काम करता हूँ। मेरा नाम डोम अनिकेत है। लोग मुझे डोम बाबा कहकर बुलाते हैं। डोम यानी कि मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाला, उनकी लाशों को जलाने वाला। मेरी जिंदगी शमशान में लाशें जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद इसी काम में खत्म होगी। पिछले 10 सालों से शमशान में लाशें जलाने का काम करता आ रहा हूँ, लेकिन इन 10 सालों में कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी यकीन नहीं करा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनसे घबराना बेवकूफ़ी है। पर मैं गलत था। 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। ये घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी और उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब उसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा माथा पूरी तरह से पसीने से भर जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। बात है 30 मई 2020 की। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घर में कैद हो चुके थे और सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के सारे लोग कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौतें हो रही थी और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से मरता उसकी लाश तक को परिवार वालों को दिखाया नहीं जाता था। कई बार तो परिवार वाले खुद भी अपने सगे संबंधी को देखने नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये जानलेवा बीमारी हो ना जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और फैले। इसीलिए मृतकों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था ताकि कोई और संपर्क में ना आए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मृतक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सफेद कपड़ों में बांध कर लाया जाता था ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश न कर लें। मैं भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांधकर रखता था। आए दिन लोगों के मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे काम करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक रात करीब 1 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस शमशान में आई। इसमें 3 लाशें थी। वो तीनों सर से लेकर पांव तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक करके चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन शवों को लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर, वार्ड बॉय तुरंत वहां से चले गए, मानो जैसे उन्हें वहां और ज़्यादा खड़े रहने में डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर फिर मैंने सोचा अब आधी रात को कोई शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका डरना लाजमी है। इसीलिए मैंने भी इस बात को यहीं छोड़ दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार की क्रिया पूरा करके चिता जलाने के लिए उसकी संतान के हाथ में जलती लकड़ी को देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो कि लावारिस होती हैं। ऐसे में उनको अग्नि मैं ही देता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थी, इसीलिए मैंने किसी का इंतज़ार नहीं करा और नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चिता को रात के 3 बजे अग्नि दे रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था।
सन्नाटे से भरे शमशान के वातावरण को देखकर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्पॉटलाइट थी जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक फैली हुई थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में घुप अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह रहकर एहसास हो रहा था कि मानो उन अंधेरे कोने में से कोई मेरी ओर झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं वहां मुड़ता, वहां अंधेरे के सिवा मुझे कुछ न दिखाई देता। रोज की तुलना में आज झिंगुरों की आवाज़ बहुत तेजी से आ रही थी और साथ ही दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ें मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने एक घुट गले से पानी नीचे उतारा और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झिंझोड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश करी। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और गटागट एक ही झटके में उसे अपने गले से उतार दिया। दारू पीने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया और मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद जलती हुई मशाल को अपने हाथ में थामकर उस जगह पर उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थी जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ गया। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया और उस चिता में अभी आग लगने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी। हवा के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी और अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उस धूल को अपनी आंखों के सामने से हटाने की कोशिश करी और मैं भी धूल हटा रहा था कि तभी मेरी नजर मशाल पर पड़ी, जिसकी लो तेज हवा के कारण तेजी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी वक्त बस वो बुझ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो लो बुझे, मैंने तुरंत ही पहली चिता को उससे भिड़ा दिया और मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल चिता की लकड़ियां भड़क कर जल गई। चिता के जलते ही अचानक तेजी से बहती हुई हवाएं रुक गई। जब तक धूल मिट्टी हवा में उड़ रही थी वो अब धरती में समा चुकी थी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं था कि आखिर आज ये शमशान में क्या था, क्या हो रहा था। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश करी, पर यह सब मेरे समझ के बाहर था। रोज की तुलना में आज मेरे साथ यहाँ पर बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही थी। पहली बार मुझे आज घर जाने की इच्छा हो रही थी इतनी जल्दी। मेरे मन में ये विचार आते ही मैं दूसरी चिता की ओर मुड़ा और उसमें भी मैंने आग जला दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी मैंने आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी, उस चिता की लकड़ियां फट से जल उठी, मानो जैसे लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफी तेजी से जलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पत्ते तक को छूने लगी। आज से पहले मैंने आग की इतनी तेज लपटें नहीं देखी थी। मेरी आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नजारा देख ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठी और उठकर बैठ गई। उसके बाद उसकी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। लाश को जिंदा होता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शरीर डर के मारे थरथराने लगा और जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से निकल भी नहीं रही थी। मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। ये चिता अब पूरी तरह से जल चुकी थी
और चिता की आग अब पूरी तरह बुझ भी चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा। मैंने देखा उस चिता पर रखी लाश जल चुकी थी और उसकी हड्डियों को मैं साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर इसी तरह लाश को घूरने के बाद मेरे साथ कई सारे सवाल उठने लगे। कल रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था? वो भूत था, प्रेत था, पिशाच था? आखिर मरी हुई लाश जिंदा कैसे हो गई? यही सब सवाल मेरे मन में उठने लगे और उनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। पर बस जब भी इस बारे में सोचा, एक अजीब सी सिरहन बदन में दौड़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।